अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, वालेकुम ठीक, शुक्र अस्सलाम सर। है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मार्क्स वगैरह आप लोगों ने होपफुली देख लिए होंगे और सॉल्यूशन भी था वो, जैसे मैंने कल यस सर। डिस्कस किया था। मुझे अगर किसी को कोई उस पर कोई इशू वगैरह हुआ तो वो डिस्कस कर सकते हैं बाद में, ठीक है। और सॉल्यूशन में ये होता है, अभी ये थोड़ा बहुत तो आपने हाफ ऑफ द सेमेस्टर गुजार लिए, तो उसमें आपको पता है कि छोटे छोटे काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स किस्म के पॉइंट्स होते हैं कि आप एम्पलीट्यूड कितना रख रहे हैं, आपकी जो वेव फॉर्म है उसकी शेप कैसी है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रही कहाँ से एंड हो रही, इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो देखनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर मार्क्स मिलते भी हैं और डिडक्ट भी होते हैं। तो मार्क्स ऑलमोस्ट ठीक ही थे, सही है। बाकी आप लोगों ने वहाँ पे देख लिया होगा। बाकी किसी को किसी किस्म का मसला हो तो वो आप लोगों के पास ईमेल आईडी मौजूद है, आप उसको ओपनली मेरे साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें एक दो बड़ी बुनियादी चीज़ें होती हैं कि ग्रेड्स की एक एक डिवीज़न है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 7 से 8 ग्रेड है, ठीक है। सी माइनस से शुरू है और ए की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सो जिस तरह की एफ़र्ट होती है उस तरह को उसको ग्रेड मिल जाते हैं, ठीक है। ये तो एक ऑब्वियस बात है, इसमें किसी की दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि इन्वायरमेंट कैसा है और कोर्स के बारे में राय कैसी है, ठीक है, या टीचर के साथ स्टूडेंट की एफिलिएशन कैसी है, उनका बॉन्ड जो है वो किस तरह का। तो अगर हमारा माइंड जो है, ठीक है, हमारा ज़हन और दिल दोनों पॉजिटिव होंगे, साफ़ होंगे, तो फिर हम इवेंचुअली आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर हम कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लें तो फिर उससे होता ये है कि इंसान अपनी गलतियों को भूल जाता है। सपोज़ कोई बंदा पढ़ता ही नहीं है, ठीक है, एक तो वो पढ़ता नहीं और एक उसने ख़्याल मनफी बनाया हुआ, तो वो हर चीज़ की वजह उस मनफी ख़्याल को देगा जो उसने नज़रिया बनाया हुआ। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं थोड़ी एफ़र्ट कर लूँ, मैं थोड़ा आगे निकल जाऊँ। उसने कोई गलत सा एक स्केच बनाया होगा ज़हन में, वो कोर्स के बारे में हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी के बारे में हो सकता है, वो इलेक्ट्रिकल डिग्री प्रोग्राम के बारे में हो सकता है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हो सकता है, टीचर का हो सकता है, कुछ भी। वो उसने एक ज़हन सा बनाया हुआ जो उसको आगे नहीं जाने देता। सो अगर किसी किस्म की कोई इस तरह की कोई थिंकिंग डेवलप हो तो इट्स बेटर कि उसको डिस्कस करके अपनी इन इश्यूज़ को ओवरकम किया जाए, ठीक है। जब ज़हन और दिल साफ़ होगा फिर इंसान एफ़र्ट करता है और उसके पास वही 7 से 8 ग्रेड है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो अपनी एफ़र्ट के अकॉर्डिंगली फॉल करेगा और उसको वो वाला ग्रेड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगेन वो चीज़ है कि अगर प्लेटफॉर्म बेहतर हो, थिंकिंग पॉजिटिव हो, तो फिर हम बेहतर से बेहतर की तरफ जाते हैं। सो अगर हमने कोई मनफी सोच अपना लें तो फिर वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है। जैसे है ना कि पाँव की मोच और मनफी सोच, ठीक है। सो अपने ज़हन को कोई भी कोर्स हो उसको पॉजिटिव रखें और उसके बारे में कोई अगर इशू वगैरह हो तो वो आपने एक थोड़ा मेरा एक ट्रेंड देखा होगा कि कोई भी जो चीज़ है ना उसको मैं टाइमली जो चेक करके और कोई सलूशन या फीडबैक या जो चीज़ टाइमली देता हूँ ना, उसका मेरे एंड की तरफ जो है ना वो पर्पज़ यही होता है कि इनको अपनी चीज़ों का वक्त के ऊपर अंदाज़ा हो जाए और हर आने वाली चीज़ के ऊपर ये इम्प्रूव करें, ठीक है। ये एक मेरी सोच है और इस पे कुछ कर भी लेते होंगे, कुछ नहीं भी करते, लेकिन उससे एटलीस्ट ये होता है कि उनको कोर्स के एंड से कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो उनकी एक अपना ख्याल है, एक अपना रूटीन है कि वो कोर्स को कैसा टाइम देते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है कि आप लोग यस आगे सर। इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर जो है वो परफॉर्म करेंगे। सो लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 3 पे थे जिसको कि मैंने एंड किया और अब जो आगे आने वाला वीक है उसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं एक क्विज़ रखूँ, ठीक है। सो अब आप लोगों के करने वाला काम ये है कि आज चूँकि वेडनेसडे, आज का लेक्चर जब ख़त्म होगा तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर थर्ड चैप्टर को स्टडी करना शुरू कर दें, ठीक है। और जो हम फोर्थ चैप्टर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन पढ़ेंगे इसको आप लोग जो है वो
साथ जैसे ही लेक्चर हो वीकेंड पे प्लान कर लें किसी तरह भी। लेकिन ये है कि अब एटलीस्ट ईद की वेकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं, मिड टर्म आपने दे लिया, उसका जो सिलेबस था वो सेकंड चैप्टर तक था। थर्ड चैप्टर से हमने नई उड़ान जो है वो भरी थी। सो आप उसमें अब एफर्ट पुट करें, अपने आप को ट्रैक पे लेके आएँ। और माइट भी मैं नेक्स्ट वीक में जो है वो क्विज़ आप लोगों से लूँ, लेकिन उसका ये है कि जब क्विज़ लिया जाए तो उस वक्त आपके कोई और क्विज़ भी हो सकता है। सो मैं वक्त पर, मेरा बताने का मकसद ये है कि आप, अगर मैं किसी दिन क्विज़ रखता हूँ तो आप ना उसको, आपको कोई परेशानी हो, और ना जो मैंने टाइम सेट किया उसमें मुझे कोई परेशानी हो। ठीक है, आप 6-7 कोर्स पढ़ रहे हैं तो उस दिन किसी और का भी क्विज़ हो सकता है, अब मुझे तो नहीं इलम। ठीक है, सो वो है ऑन द टाइम जो है ना, वो स्टूडेंट कुछ कहना चाह रहे होते हैं, वो फिर बाज़ दफ़ा ख्वाहिशें उनकी नहीं भी मानी जाती, क्योंकि टीचर के ज़हन में पता नहीं क्या कुछ होता है कि ये इनको रिवीजन करवा ले, इनसे ये सिलेबस करवा ले, माइट भी वो आगे यूज़ होना हो तो मैं वो कवर करवाना चाह रहा हूँ, यानी कि काफ़ी कुछ हो सकता है, फिर हर चीज़ डिस्कस नहीं की जा सकती। उसमें मेरे साथ मतलब किसी और का या ज़हनी तौर पे कोई क्लैश नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको एक आध वीक पहले बता रहा हूँ, आप प्रेपरेशन स्टार्ट रखें थर्ड चैप्टर की, और फोर्थ जो पढ़ेंगे उसको साथ साथ जो है ना वो हम लोग करते रहें। ठीक है, एंड पे अगेन वही मैं कह रहा हूँ, उस दिन कोई लैब, कोई मतलब कुछ भी हो सकता है, 6-7 आप कोर्स पढ़ रहे हैं तो ये एक अंडरस्टूड सी बात होती है। ठीक है, फिर उसमें बाज़ दफ़ा स्टूडेंट कुछ कह रहे होते हैं तो फिर एक दूसरे को कह रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान गया हूँ, कोई मैथ वाला नहीं माना, तो उसको कह रहे होंगे कि यार वो बंदा नहीं ठीक, उसको यूँ करके कहा था, हालांकि खुद नहीं ठीक, क्योंकि एक आपका काम होता है डेली या वीकली पे करना, सो उसको पोस्टपोन करके और थॉट्स क्रिएट करना, ये चीज़ नेगेटिविटी की पहली अलामत होती है। ठीक है, तो कोशिश किया करें साथ साथ पढ़ें। अभी मैं चैप्टर नंबर जो है वो 4 उस पे आता हूँ, उसमें थोड़ी बहुत आपको चैप्टर 3 की रिवीजन भी मिलेगी हल्की फुल्की, क्योंकि वो किस सेंस में मिलेगी, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लूँ ज़रा। पहले भी आपने देखा है कि चैप्टर 3 के अंदर मैं हर टाइम पे ना कंपैरिजन अक्सर ही करता रहा हूँ। ठीक है, वो आपने 1-2 लेक्चर उसके लिए हैं, वो अपन यस को सर। उसका आइडिया हो चुका होगा। सो अगर मैं चैप्टर नंबर 4 अगर अभी आपको नज़र आ रहा हो तो इसका जो टाइटल है दैट इज़ डीसी बाइसिंग बीजेटी। ठीक है, और बड़ा ज़रूरी है कि ये टाइटल ऐसा क्यों रखा गया। अब टाइटल के एंड पे वर्ड है बीजेटी। सो ये जो आपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ा है, और उसकी 3 डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस आपने पढ़ी हैं। ठीक है, जिसमें कॉमन बेस है, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, 3 आपने कॉन्फ़िगरेशंस उसकी पढ़ी। 3 पिन डिवाइस थी, ये पीएनपी हो या एनपीएन हो। ठीक है, उनके करंट का आपने फॉर्मूला जो है वो देखा कि आई इज़ इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, और आई सी इज़ इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपने देखी, या आई सी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स आई ई, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने देखी वहाँ पर। और वी बी ई जो है उसको 0.7 हमने वहाँ पर देखा। अब साथ वर्ड है डीसी बाइसिंग। सो डीसी एज द नेम सजेस्ट कि ये आप डायरेक्ट करंट जो आपके पास डीसी सप्लाई होती है, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने देखा कि आप बैटरीज को साथ में अटैच कर रहे हैं और डायोड के साथ उनका आप जो बिहेवियर है वो देख रहे हैं कि डायोड के साथ अगर बैटरी लग जाए तो उसको कभी ऑन करवा रही है, कभी उसको ऑफ़ करवा रही है, और अगर एसी है, अल्टरनेटिंग है, तो वो किस तरह से हो रही है, किसी हाफ टाइम पे चल रहा है, किसी पे नहीं चल रहा, कभी आपकी वेव फॉर्म को डी शेप कर रही है, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर नोटिस की थी। बाइसिंग बैटरी की वजह से साथ में वर्ड है। ठीक है, और फिर बाइसिंग जब आप करते हैं, अब बाइसिंग के साथ आप एसी भी कोई लगा सकते हैं, डीसी भी लगा सकते हैं, तो इस जब आपने डीसी लगाया होगा तो कॉन्फ़िगरेशंस ये जो आपने पढ़ी हैं उनके अंदर फिर आपके ज़हन में 3 चीज़ें होती हैं जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं। तो पीएनपी हो या एनपीएन हो तो आपके पास रीजन्स बन जाते हैं, उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। अब वो रीजन्स किस तरह बनते हैं आपके ज़हन में आता है कि एक्टिव रीजन में इसको रखना है। ठीक है, आपने उसको सैचुरेशन रीजन में रखना है, दैट इज़ एक्टिव। ठीक है, ये आपके पास सैचुरेशन रीजन, और ये कट ऑफ रीजन। सो किस में इसको रखना है वो डिपेंड करता है कि आपने जो बेस और मीटर है, और दूसरी हमारे पास कलेक्टर और जो बेस है उसको किस तरह से जोड़ा हुआ।
सो यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत अंदाज में हमें समरी बताई हुई है कि अगर हमें एक्टिव रीजन लेना हो तो उसमें क्या होता है कि बेस मीटर हमारे पास फॉरवर्ड बाइस होते हैं और बेस कलेक्टर यस जो सर। है वो रिवर्स बाइस होते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह क्योंकि जब हमने एम्पलीफिकेशन करनी हो इसमें इंटरेस्टेड, फिर इसी तरह हम जो कि बीजेटी जो है ट्रांजिस्टर जो है उसकी स्विचिंग के तौर पे भी काम आता है। इसी तरह अगर मैं कट ऑफ रीजन की बात करूं तो अगेन मेरे पास बाइसिंग इस तरह की होनी चाहिए कि बेस मीटर जो जंक्शन है वो रिवर्स बाइस हो, बेस कलेक्टर भी रिवर्स बाइस हो, कट ऑफ में दोनों रिवर्स बाइस होते हैं। फिर मेरे पास आ जाता है सैचुरेशन रीजन जिसमें मेरे पास बेस मीटर और बेस कलेक्टर दोनों फॉरवर्ड बाइस होने चाहिए। सो ये कुछ समरी थी। अब अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने ट्रांजिस्टर से स्विचिंग करवानी है तो आप बाइसिंग इस तरह की करोगे ये जो अभी मैं कर रहा हूँ, आप लेट से कट ऑफ रीजन में करना, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। फिर इसके अलावा क्यों ज़रूरी है चैप्टर, अच्छा इस चैप्टर में मैं क्या करूँगा कि मैं पैरेलल में, आपने पिछले लेक्चर्स में भी देखा होगा, पैरेलल में मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि ये चैप्टर या ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो आपके जहन में भी यही होनी चाहिए, जब भी आप रिवीजन करें आपके माइंड में इस चीज़ का क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए और आप इसका आंसर हमेशा से तलाश करते रहो। वो कैसे मिलेगा, कुछ आपको लेक्चर में पता चल जाएगी बात, कुछ जब आप खुद से पढ़ेंगे फिर पता चल जाएगी। और सम टाइम ऐसा होता है लेक्चर लेके खुद पढ़ के अब बंदे का लेवल इस तरह का बन जाता है कि फिर और उसके जहन में क्वेश्चन आते हैं तो फिर वो और आगे उसकी सर्चिंग करता है इस तरह से। अब इसमें सपोज़ आप कहते हैं कि हमने एम्पलीफिकेशन करनी है तो आप मुझे बताएं कि मैं कौन से ये अभी पिक्चर के अंदर कौन से रीजन को सिलेक्ट करूं फॉर द सेक ऑफ एम्पलीफिकेशन, कौन सा रीजन सिलेक्ट करूं, ये ग्राफ आपके सामने है। सैचुरेशन सर। जी, क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने एम्पलीफिकेशन करनी है तो आप कौन सा रीजन सिलेक्ट करेंगे। एक कमेंट है जो सैचुरेशन रीजन से। ये सर सैचुरेटेड रीजन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। चलिए जी, तो क्या दो लोग मेरे पास एडीसी पढ़ रहे हैं? मेरे जो शागिर्द हैं वो सिर्फ दो ही हैं। सर बाकी भी है। जी तो कोशिश करें। हाँ जी, तो ये एक वजह आपने देखी होगी कि क्यों कहा है कि रिवीजन कर लें, रिवीजन की बड़ी अशद सर ये ज़रूरत है। एक्टिव रीजन है सर, थोड़ी। बस बड़े अफसोस की बात है कि किसी बंदे ने भी अभी बताया और किसी ने ठीक आंसर नहीं किया। ये वाला जो एक्टिव रीजन है, ठीक है, जो कि एम्पलीफिकेशन के लिए आपके पास यूज़ होता है, ये पूरा जो वाइट से कलर का बना हुआ है सारा, इसको आप जो है वो यूज़ करेंगे और इसमें बेस मीटर फॉरवर्ड होगा और कलेक्टर और बेस रिवर्स होगा। सो अब मैं किसी भी जगह पे काम कर सकता हूँ, ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ये सारा जो अनशेडेड है वाइट सा, ये सारा मेरे पास एक्टिव रीजन है। अब फर्दर क्वेश्चन ये आता है कि मैं इसके अंदर कहाँ पर काम करूँ। ये तो आपने बता दिया कि आप बेस और मीटर को फॉरवर्ड कर लें, बेस और कलेक्टर को रिवर्स कर लें, लेकिन अब आप अगर देखें तो ये आई बी 10 के ऊपर ये जो पूरी कर्व है ये एक्टिव के अंदर ही है, ये जो 20 के ऊपर पूरी कर्व है ये एक्टिव के अंदर ही है। अब इसमें किसी ने कोई वी सी है, कोई आपके पास आई सी है, ये इसी तरह कर्व्स बने ना, कोई डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक, कोई भी चीज़ आ सकती है। अगर मैं वी सी ई को बदलूँ, ठीक है, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं आई बी को बदलूँ तो मेरे पास आई सी भी चेंज हो जाएगा, हो सकता है वी सी भी चेंज हो जाए। और मैं इस तरह की यस बातें सर। क्यों कर रहा हूँ, मैं इस तरह की बातें इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप सी को देखें तो ये भी एक पॉइंट है, बी को देखें
डी को देखें, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं डी को देखूं तो डी के अंदर अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी हो तो आप ये जो मैक्सिमम जो आपका एरिया है जहाँ पे आप ऑपरेट कर सकते हैं, आप इससे आगे की तरफ निकल सकते हैं। डिवाइस आपकी डैमेज भी हो सकती है, उसकी जो सर्टन वोल्टेज करंट करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको आप एक्सीड करें। अगर आप इस ए को देख लें तो इस पे तो वी सी भी ज़ीरो, आई सी भी ज़ीरो, आपको एम्पलीफिकेशन ही नहीं मिलनी। सी जो है यहाँ पर सी पॉइंट भी थोड़ा करीब है सैचुरेशन के या कट ऑफ के। जब आप इसको एसी सिग्नल देंगे एम्पलीफिकेशन होगी या कुछ इस तरह से, तो हो सकता है कि आप सैचुरेशन में फॉल कर जाएं या कट ऑफ की तरफ आने की या इस तरह। तो ये ए और डी की निस्बत, ए और डी की निस्बत सी थोड़ा सा सेफ़ है, लेकिन सबसे सेफ़ अगर आप देखें तो वो बी पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो, कि उसमें जो भी इर्द गिर्द के रीजन्स हैं अगर थोड़ी कमी बेशी होती है आपके वोल्टेजेस में या करंट की करैक्टरिस्टिक्स में, तो स्टिल यू आर इन द सेफ रीजन। हैं सारे एक्टिव ही, ये विद इन द एक्टिव फर्दर आगे डिस्कशन हो रही। तो हमने क्या करना होता है कि हम फिर जब लोड लाइन हम एनालिसिस करते हैं, जैसे डायोड में था इस तरह की, जब आप लाइन लगाते हैं एक स्ट्रेट, तो आपको फिर एक ऑपरेटिंग पॉइंट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस चीज़ के ऊपर देखें तो ये सारा वही ग्राफ है, जस्ट आपने क्या काम किया कि इसके ऊपर एक ब्लैक लाइन लगा दी जिसको आप क्या कह रहे होते हैं, लोड लाइन, ठीक है। और फिर आप क्या यस सर। करते हैं कि करैक्टरिस्टिक, अब ये मुझे बताएं, ये किसी चैप्टर में इस तरह का कॉन्सेप्ट्स पहले कहीं गुजरा यस बीजेटी को सर। छोड़ चैप्टर के 1 किसी में। और जगह? सारे इस पे फोकस करें ज़रा। एक कमेंट आया चैप्टर 1 में गुजरा, उसको थोड़ा सा मुझे कोशिश करें हल्का फुल्का एक्सप्लेन करने की, जो जितना भी कुछ आता है थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, फिर बाकी मैं आगे काम चला दूँगा। सर उसमें हम लोड लोड लाइन एनालिसिस करते थे। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, लोड लाइन एनालिसिस किस, क्या डिवाइस क्या थी, जैसे यहाँ पर बीजेटी है, उसमें ये अगर डायोड आप, थी। उसमें डायोड थी। कैसे कि अगर आप ब्लैक लाइन को छोड़ दें तो ये जो मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ ये किसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं? बीजेटी की। बीजेटी। वहाँ पर किसकी करैक्टरिस्टिक्स थी? डायोड की। डायोड की। ठीक है, कि यूँ इस तरह से आप जा रहे हैं और यूँ डायोड शुरू, ऐसी था, ये मैंने बना दी डायोड की। यस सर। या अगर आपके पास प्रैक्टिकल है तो वो यूँ सीधा हो। सो आप करते क्या थे, अब मैं एक लाइन लगाने लगा हूँ लोड लाइन एनालिसिस की। अब लोड लाइन में एनालिसिस को क्यों कह रहा हूँ, ये लाइन किस तरह बनती है, ये वर्टिकल एक्सिस जिसको बस दो दायरे लगाए हुए हैं, आप लोड को वेरी करते हैं। किसको वेरी करते हैं? लोड को वेरी करते हैं, उसके ऊपर कुछ डिफरेंट काम करने की कोशिश करते हैं। तो वो आपके पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस वाई पे। एक्सिस। उन दो पॉइंट्स को जब आप मिलाते हैं, उन दो पॉइंट्स को जब आप मिलाते हैं तो आपके पास एक लाइन बन जाती है जो कि अभी ब्लैक कलर की लाइन है, ऐसी। यस सर। अच्छा जी, अब फिर होता क्या कि वो ब्लैक कलर की लाइन करैक्टरिस्टिक्स को जहाँ पर टच करती है वो आपका क्यू पॉइंट होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट। ये देखें, एक उसने लगाया हुआ, कुछ मैं लगा रहा हूँ, ये सारे आपके क्या पॉइंट हो सकते हैं? क्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। बात समझ लगी? ये सारे आपके क्या यस हैं? सर। क्यू क्यू पॉइंट्स। पॉइंट। क्यू पॉइंट किसको कहेंगे? क्यों मैं इनको क्यू पॉइंट्स कह रहा हूँ? हाँ जी, कोई एक बंदा बताए क्यों मैंने इनको दायरे लगाए हैं, किसी और जगह पे दायरे नहीं लगाए, किसी खास जगह पे लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? सर क्यों इधर ये इसके साथ टच हो रही है इसलिए। कौन सी चीज़ किसके साथ टच हो रही? इस उससे आगे हैं ज़रा और सर ये बताएं कि लोड कौन लाइन सी। जो है ये लोड लाइन जो है ये बीजेटी की करैक्टरिस्टिक कर्व के साथ यानी टच हो रही वो है। कह रहा है, आप बिल्कुल उन्होंने बात ठीक की, वो कह रहा है कि जो लोड लाइन है, जो लोड को वेरी करने से आपके पास लाइन बनी है, जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए लाइन बनी है, लोड लाइन जो बनी है,
वो करेक्टरिस्टिक कर्व को जहाँ पर टच कर रही है, किस चीज़ को, करेक्टरिस्टिक कर्व को। तो ये करेक्टरिस्टिक कर्व अब किसकी है, ये फ़िलहाल बीजेटी की है। प्रीवियस मिड टर्म के सिलेबस के अंदर वो करेक्टरिस्टिक कर्व किसकी थी, डायोड की थी। समझ लग रही बात को? यस सर। सो ये अब इसको क्यू पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्विसेंट पॉइंट है, यानी कि ये वेरी नहीं कर रहा, फिक्स्ड पॉइंट जो होता है उसको आप क्यूसेंट पॉइंट कहते हैं। अब इस क्यू पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई सर्टन आई बी है, कोई ना कोई सर्टन आई सी होगा, कोई ना कोई यस सर। सर्टन वी सी ई होगा, यस सर। और उसके ऊपर आपको कोई ना कोई सर्टन जो है वो करंट मिलेगा आई सी, जब आप बीटा टाइम्स आई बी करेंगे। यस सर। और ये बीटा जो है इसकी रेंज ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर बताएगा, दैट कुड बी फ्रॉम द 50 टू 250 या 200, इस तरह से कुछ हो सकती है। समझ लगे बात? सो यस सर। फिर आप क्या करते हैं कि आप एक तो बाइसिंग ठीक कर लेते हैं, और फिर आप एक रीज़नेबल करंट और वैल्यूज़ के ऊपर उनको ऑपरेट करवाने की कोशिश करते हैं। बात समझ लगी कि क्यों हम डीसी बाइसिंग या इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड है। वापस ज़रा चीज़ों, सो ये एक थोड़ी सी बैकग्राउंड बनी है कि हम इंटरेस्टेड क्यों हैं चीज़ों के ऊपर। तो इन अ क्विक वे में ये जो सारी चीज़ें बताई एज अ नोट्स, ये ऑपरेटिंग पॉइंट का लिखा हुआ, ठीक है। और इसको अगर आप देखें, यानी कि जिस पॉइंट पर उसने ऑपरेट करना है आपकी डिवाइस ने, दैट कुड बी द डायोड, दैट कुड बी द बीजेटी। इसको मैं इन अ वेरी क्विक वे रीड करूँगा, ये मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट्स मैं इनको इन अ वेरी क्विक वे रीड करूँगा, क्योंकि मैं सारा कुछ अभी अभी एक्सप्लेन कर सका हूँ। सो द टर्म बाइसिंग अपीयर्स इन द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज़ एन all inclusive term for the application of DC voltages to establish a fixed level of current and voltage। आप उसको वेरी करेंगे बाइसिंग को, आपके पास वोल्टेज करंट के लेवल वेरी कर जाएंगे, कभी आप ए पॉइंट के ऊपर काम करेंगे, कभी आप ये बी, कभी सी, कभी डी। सो आपको खुद से देखना है कौन सा पॉइंट आपको ज़्यादा सूट करता है। सो फॉर ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन amplifiers the resulting DC current and voltages establish an operating point, जिस पॉइंट के ऊपर वो ऑपरेट कर रहा है। VC क्या होगा, IC क्या होगा, IB क्या होगा, और कौन सा ऑपरेटिंग पॉइंट निकलेगा ऑन द करेक्टरिस्टिक्स। बात समझ रहे? अभी बीजेटी के करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रीवियसली दैट वाज द डायोड दैट डिफाइंस द रीजन दैट विल बी एम्प्लॉयड फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ द अप्लाइड सिग्नल। वो रीजन को डिसाइड कर, आप एक्टिव में काम करना चाहते हैं, सैचुरेशन में, कट ऑफ में। आप पहले फैसला ले चुके हैं मैं एक्टिव में हूँ। एक्टिव का बहुत बड़ा एरिया है, अनशेडिड वाइट कलर का एरिया इस तस्वीर के अंदर। सो पूरा आपके पास एक रूम है कि आप कहाँ पर खेल सकते हैं। सो आप उसमें से एक रीजनेबल पॉइंट्स को जो चूज़ करेंगे, बिकॉज द ऑपरेटिंग पॉइंट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द करेक्टरिस्टिक्स। सो अभी मैंने आपको बताया कि आप ए को चूज़ कर रहे हैं, बी को या सी को। सो दीज आर द फिक्स पॉइंट। आप आई बी की एक सर्टन वैल्यू लेते हैं, उसके ऊपर एक सर्टन आई सी होगा, उसके ऊपर एक सर्टन वी सी ई होगा। So operating point is a fixed point on the characteristics. It is also called the quiescent point, abbreviated Q point। ये पहले भी quiescent point का वर्ड आया था, Q point का वर्ड आया था। इसका मीन्स होता है क्वाइट, यानी कि इनएक्टिव है, खामोश है, बदल नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा, तब्दील नहीं हो रहा। ठीक है। सो ये थोड़ा सा था कि ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, किस पे वो ऑपरेट कर रहा है। सो फिर मैंने आपको सी बी ए डी की बताया कि उसमें से बी हमें सेफ़ लग रहा है। सो ये सारी जगह पे उसने आपको बताया हुआ कि बी जो है वो क्यों सेफ़ है, ये इस जगह पे सारा वो एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अब आगे बात आती है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ होगा स्टेबिलिटी का। अब स्टेबिलिटी का वर्ड आपके जहन में है, आप अक्सर कहते हैं कि आप लेट से मार्केट जो है वो क्रैश कर गया, मार्केट स्टेबल नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ आप परचेज़ करते हैं, आप कहते हैं उसके रेट्स वेरी कर रहे हैं, वो स्टेबल नहीं है। हर चीज़ में आप स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम्स भी हो तो उसमें आप एक स्टेबल सिस्टम को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी से क्या मुराद है, क्या चीज़ें? ठीक है जी, अब उसको देखते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अभी हमने सीखा वो ये है कि आपने क्यू पॉइंट जो है या ऑपरेटिंग पॉइंट डिसाइड कर लिया, क्योंकि वो अगर आप ऑपरेटिंग पॉइंट कट ऑफ में ले आते हैं वो एम्पलीफिकेशन नहीं देगा, ऑपरेटिंग पॉइंट सैचुरेशन में ले आते हैं वो एम्पलीफिकेशन नहीं देगा। एम्पलीफिकेशन के अंदर रहते हुए भी एम्पलीफिकेशन रीजन साइड्स को टच कर रहा है,
कट ऑफ की को, सैचुरेशन की को, तो आप किसी गलत जगह पे फॉल कर सकते हैं, लेकिन आप बड़े ध्यान से बाइसिंग और ये सारी चीज़ें करें। अब नेक्स्ट एक लेवल पे ज़रा चलते हैं। होता क्या कि आपने डिज़ायर ऑपरेटिंग पॉइंट जो भी सिलेक्ट करना था वो आपने कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है कि जो टेम्परेचर है उसका भी इफ़ेक्ट होता है। आपने चैप्टर नंबर 1 के ऊपर डायोड की करेक्टरिस्टिक्स कर्व्स के अंदर देखा था कि टेम्परेचर क्या इफ़ेक्ट आ रहा होता है करंट्स वगैरह के ऊपर। आपने देखा था वो फार्मूला में भी इंक्लूड होता था, और आप मोस्टली रूम टेम्परेचर के ऊपर कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे थे। अगर आप रूम टेम्परेचर के ऊपर कैलकुलेशंस नहीं करते सो आपके पास डिफरेंस आता है, फार्मूला के अंदर भी वो चीज़ शामिल है टेम्परेचर की। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो ट्रांजिस्टर का जो गेन है, जो बीटा है, दैट इज़ ICO और IB, उसके ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। ICO करंट के ऊपर भी इफेक्ट डाल सकता है, ठीक। सो टेम्परेचर अगर वेरी कर रहा है तो आपके पास जो बीटा है वो वेरी कर सकता है, गेन वेरी कर सकता है, IC IB, ये जब सारी चीज़ें वेरी करेंगे आपके पास ऑपरेटिंग पॉइंट वेरी कर सकता है। तो आप तो एक फ़िक्स्ड पॉइंट के ऊपर उसको लेके आना चाह रहे हैं, क्विसेंट पॉइंट के ऊपर उसको लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आपके पास चेंजेस आने के ख़दशात हैं, तो आप फिर किस तरह का बनाते हैं डिवाइस को, किस तरह से रखते हैं, बाइसिंग किस तरह से करते हैं। तो आपको ऐसे लिखा, द रिजल्ट इज़ दैट द नेटवर्क डिज़ाइन मस्ट आल्सो प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ टेम्परेचर स्टेबिलिटी। टेम्परेचर वेरी करे तो आपके पास बीटा ये इस तरह की चीज़ें वेरी नहीं करनी चाहिए, सो दैट द टेम्परेचर चेंजेस रिजल्ट इन मिनिमम चेंजेस इन द ऑपरेटिंग पॉइंट। The maintenance of the operating point can be specified by a stability factor S, which indicates the degree of change in operating point due to a temperature variation. Temperature variation की वजह से बीटा ICO वगैरह चेंज होंगे, लेकिन आप क्या काम करते हैं, आपने इस तरह का बनाना है नेटवर्क कि मिनिमम चेंजेस हों, आपका जो नेटवर्क है वो स्टेबल रहे। टेम्परेचर की वजह से जो चेंजेस आएंगी उनको आप मिनिमाइज़ या सीज़ या ऐसा नेटवर्क हो कम असरअंदाज हो सके, ठीक है। सो हाईली स्टेबल सर्किट इज़ डिज़ायरेबल, ठीक है। और हमारी ख्वाहिश है कि हमें एक स्टेबल सर्किट मिले। वो कैसे मिलेगा, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्यू बेसिक सर्किट्स विल बी कंपेयर्ड। सो अब हम क्या करेंगे कि 3 4 5 डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ेंगे और उनको आपस में कंपेयर करते रहेंगे, और उनमें सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगी उसको हम एडमायर करेंगे, हम हर बार एनालिसिस करेंगे। सो अभी तक यहाँ पे क्या समरी है, आप स्टेबिलिटी में या ऑपरेटिंग पॉइंट। अच्छा, ऑपरेटिंग पॉइंट पे आप क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? अभी तक बहुत सारी बातें होंगी कि ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यू सेट पॉइंट, आप क्यों इंटरेस्टेड हैं? जो आप तो मैं दे चुका हूँ, लेकिन आप बताएं कि आप क्यों इसमें इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। हाँ जी। सर एक स्टेबिलिटी रहे, यानी कि अगर हम एक्टिव रीजन में काम करें तो एक्टिव में रहें, ये ना हो कि हम कट ऑफ पे चल जाएं या सैचुरेशन वाले पे। और एक्टिव रीजन के अंदर भी हम एक सेफ रीजन में रहें कि जब हम एम्प्लीफिकेशन कर रहे हों तो हम जो लिमिटेशंस हैं, जो बाउंड्रीज़ हैं, उनकी तरफ ना मूव कर जाएं। समझ आ यस गई सर, बात? यस सर। ठीक। अच्छा जी। सो अब आपने क्या ज़हन बनाया, अगर एम्प्लीफिकेशन करनी है तो कौन से रीजन में काम करना है? एक्टिव रीजन में। अगर एम्प्लीफिकेशन करनी है तो उसको आप लीनियर रीजन भी कह लेते हैं, एक्टिव रीजन भी कह लेते हैं, और एम्प्लीफिकेशन रीजन भी कह लेते हैं। उस पे आपने काम करना है। तो एक्टिव रीजन में अगर काम करना है तो बाइसिंग के अंदर कौन सी 2 चीज़ों का ख्याल आपको रखना है, कैसी एक सर बाइसिंग वो करनी? जी। बेस एमीटर को फॉरवर्ड बाइस कर देंगे और बेस कलेक्टर को रिवर्स बाइस कर देंगे। ये 2 पॉइंट सारे पड़े हैं, ये 2 पॉइंट सही हैं। आप इस नतीजे पर पहुँचें कि आपको एक्टिव रीजन में काम करना। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 पढ़ें ज़रा। बेस एमीटर जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस आपने रखना है, तो फॉरवर्ड बाइस कैसे चीज़ होती है, क्या काम करें तो फॉरवर्ड बाइस हो जाती है? पॉइंट नंबर 1 की फॉरवर्ड तशरीह ज़रा बताएं, फॉरवर्ड बाइस कैसे बनती कोई चीज़, जब सर हम डायोड या वो जी। पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप मटेरियल को
सेमीकंडक्टर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं तो इसको हम फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। फॉरवर्ड बाइस कह देते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल डायोड हो तो जस्ट जोड़ने से काम चल जाएगा या वोल्टेजेस भी उसको थोड़े देने पड़ेंगे, कितने देने वोल्टेजेस भी पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। अगर सिलिकॉन है तो 0.6 या 7, ज़्यादातर 0.7, और जर्मेनियम के लिए 0.3। ठीक, गैलियम आर्सेनाइड के लिए 1.2 एग्री करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको एक्टिव रीजन में काम करना तो आप बेस और कलेक्टर जो रीजन है उसको आप रिवर्स बाइस करें। क्या करें? रिवर्स रिवर्स बाइस बाइस करें। करें। तो रिवर्स बाइसिंग कैसे होती है फिर? सर उलट कर दें, पी टाइप मटेरियल को हम नेगेटिव दे दें बैटरी का, और एन टाइप मटेरियल को बैटरी का पॉजिटिव जोड़ दें तो वो अच्छा, रिवर्स हो ठीक जाए। है। यहाँ पर अब मेरा एक क्वेश्चन, जैसे ऊपर मैंने क्वेश्चन किया था कि फॉरवर्ड बाइस आपने कर लिया और फॉरवर्ड बाइस पी को पी दे दिया, एन को एन दे दिया, एन को नेगेटिव दे दिया, फॉरवर्ड बाइस हो गया और फॉरवर्ड बाइस के ऊपर काम खत्म हो गया ये रहता। तो आपने कहा कि नहीं सर 0.7 उसको दें तो फिर चलेगा। रिवर्स में आपने जैसे उसको अपोजिट पोलैरिटी दी वो रिवर्स बाइस हो गया। यहाँ पर क्या आपकी कोई लिमिटेशंस हैं? कहाँ तक आप यस सर, उसको नेगेटिव देते हो? ब्रेक यहाँ डाउन पर वोल्टेज। एहतियात करने की ज़रूरत है कोई यहाँ पे? यस सर, ब्रेक डाउन वोल्टेज की तक हम एहतियात करेंगे। अगर वो ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाते हैं तो वो फिर डायोड, ये जो हमारा रिवर्स ठीक, बाइस हमने किया वो मेरे ख्याल से हट जाएगा। हमने ये पढ़ा था, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि रिवर्स बाइसिंग के अंदर हमारे पास एक पीक इन्वर्स या पीक रिवर्स वोल्टेज होते हैं, ठीक है, जस्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्रेक डाउन रीजन। पी आई वी या पी आर वी, लैब में भी आपने देखा होगा पीक इन्वर्स या पीक रिवर्स वोल्टेज। डेटा शीट्स को अगर किसी को जाकर देखे तो उसमें भी यकीनन मिलने चाहिए आपको। सो आप उससे अवॉइड करते। अब ये मेरे जहन में क्यों क्वेश्चन आया, ये कि यहाँ पे बात लिखी हुई थी कि विद इन द मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ द डिवाइस। सो ये हो सकता है अब ऑथर कुछ और कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में ख्याल आया कि ये वो चीज़ भी हो सकती है और यकीनन ये ठीक होगी। तो आपको मैं एक लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हों, बाद में आप कोई चीज़ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स का पता हो, माइंड थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर को देखने के काबिल हो कि यार ये इस तरह की बात क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों कह रहा है। ठीक है, अब आगे उसने कुछ लिखा नहीं, लेकिन एक हमारा ये ख्याल है बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स कि ये चीज़ें हो सकती। सो ये काम आप करेंगे, ठीक है। और तीनों रीजन्स के अंदर बाकी जो है वो मैंने आपको समरी बता दी थी कि अगर आपको एक्टिव रीजन रखना है तो आप इन 2 पॉइंट्स को देख लें, अगर आपको कट ऑफ या सैचुरेशन रखना है तो आप उन 2 पॉइंट्स को देख लें। अब जो हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने लगे हैं उसका नाम है फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? फिक्स्ड बाइस फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ पर चीज़ देखूँ कि चैप्टर नंबर 4 के अगर मैं जस्ट टाइटल्स के ऊपर आपको अगर लेके आऊँ तो ये साइड पे मैंने उनको ओपन करने की कोशिश की है, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। इंट्रोडक्शन हो गया, ऑपरेटिंग पॉइंट, फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। फिर आगे क्या, मीटर बायस कॉन्फ़िगरेशंस, वोल्टेज डिवाइडर बायस कॉन्फ़िगरेशंस, कलेक्टर फील्ड। सो इट फील्स लाइक कि आप डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं। जो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रो एंड कॉन्स हो सकते हैं उनके आपस में, ठीक है। सो आप मल्टीपल चीज़ों को यस सर। एनालाइज करें। सो जो चीज़ें इस चैप्टर के अंदर कॉमन चलेंगी, जो मर्जी कॉन्फ़िगरेशन हो, कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी। वी बी इज़ इक्वल टू 0.7, ऑब्वियसली बेस मीटर फॉरवर्ड बाइस यू नीड अ 0.7। आई ई, ठीक है, या आई सी इज़ इक्वल टू बीटा टाइम्स आई बी, ये भी फार्मूला चलेगा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन। और हम यहाँ पर अमूमन ये जो फार्मूला आया था वैसे हमारे पास तो ये मीटर जब आपका कॉमन था तब आई इज़ इक्वल टू बीटा प्लस 1 आई बी। अब ये फार्मूला किस तरह से आ गया, बिल्कुल आसान काम है। आई इज़ इक्वल टू, अब मैं बताने लगा हूँ किधर से आया, आई इज़ इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। आई इज़ इक्वल टू आई सी आई सी प्लस प्लस आई आई बी। बी। तो आई सी क्या होता है, बीटा टाइम्स आई बी। आई सी क्या यस होता सर, है, बीटा बीटा टाइम टाइम्स आई बी। आई बी। तो अब आई बी कॉमन ले लें तो दैट विल बी बीटा प्लस 1 आई बी। समझ रहे की बात? यस सर। यस सर। सो अब हम अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है फिक्स्ड बायस उसकी तरफ आ जाते हैं। सो फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आप देखें तो आपने ट्रांजिस्टर लगा दिया, ये ट्रांजिस्टर ही है ना,
ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे लगा हो। यस सर। अच्छा, एक और चीज़ होनी चाहिए कि ट्रांजिस्टर को देखते साथ आपने सबसे पहले जो थर्ड चैप्टर को जब पढ़ना है तो पढ़ने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको ये आनी चाहिए कि आप ट्रांजिस्टर के सिंबल को देख के आपको एनपीएन और पीएनपी का पता लग जाए। ठीक है, पहला काम यस आप सर। लोगों ने ये करना। अच्छा जी, तो आप कर क्या रहे हैं, इसका नाम आपने रखा हुआ है फिक्स्ड बायस सर्किट। आपको ऐसा ऐसा पता चल जाएगा, ये कोई रटने की ज़रूरत नहीं है कि वाई यू आर सेइंग दैट इज़ अ फिक्स्ड बायस। ये आपके पास क्या इनपुट एसी सिग्नल है, ठीक है, यस जिसकी सर। आप एम्पलीफिकेशन चाह रहे हैं, और ये आपके पास आउटपुट सिग्नल है जो एम्पलीफाई होकर आपको मिलेगा। ठीक, फिर उसके अलावा क्या चीज़ है कि आपके पास वीसीसी है, आपने वोल्टेज अप्लाई किए हैं और आपने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि बेस और मीटर को, ठीक है, अगर ये इसको मैं मेरे पास ये एन ट्रांजिस्टर की सेंस में अगर मैं इसको देखूं, सो मेरे पास जो इसका एन रीजन है वो नेगेटिव के साथ अटैच है, जो पी रीजन है वो पॉजिटिव के साथ अटैच है। बेस और मीटर मेरे पास क्या है, फॉरवर्ड बाइस, ठीक है, और जो कलेक्टर यस और सर। बेस है उस पर मैं अगर देखूं तो जो एन रीजन है कलेक्टर का वो पॉजिटिव के साथ अटैच है, ऑपोजिट है। ठीक है, सो ये उस सेंस में बात ठीक है कि आपने बेस और मीटर को फॉरवर्ड बाइस रखा हुआ और बेस और कलेक्टर आपके पास रिवर्स बाइस, और ये बात भी आपके पास ठीक होगी। फिर आपके पास क्या है कि आपको फ़िलहाल यहाँ पर एक नज़र आ रहा है कि रजिस्टर आरसी, और आपको एक बेस की साइड पे एक रजिस्टर नज़र आ रहा है आरबी, ठीक है। फिर आपको करंट्स की कुछ डायरेक्शंस नज़र आ रही हैं कि आई बी बेस में एंटर हो रहा है, आई सी में एंटर हो रहा है, और आई ई से जो है वो लीव करेगा, आई से करंट बाहर निकलता हुआ आपको नज़र आएगा, और सी और बी एंटर होते हुए नज़र आएंगे। वो फार्मूला को ट्रू कर रहे होंगे, कौन सा फार्मूला, आई इज़ इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ये कुछ चीज़ें जो कि मैं देख रहा हूँ, और मेरे पर डीसी बाइसिंग है, एसी को मैं ऑब्जर्व करूँगा चैप्टर नंबर 5 के अंदर, और उसका जो नाम है, अगर राइट साइड में मैं चलाऊँ तो चैप्टर 5 का क्या नाम है, बीजेटी एसी एनालिसिस, और चैप्टर जो यस सर। 4 है दैट इज़ द डीसी एनालिसिस। लेकिन जब आप पूरा काम करेंगे तो आप डीसी एनालिसिस भी करेंगे और एसी एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। सो अभी हम उसको टुकड़ों में पढ़ रहे हैं फिर सर जी। सो ओके जी, ये आपके पास काम हो गया, करंट डायरेक्शंस आपके पास लगी हुई हैं और सारी चीज़ें। जब आप डीसी एनालिसिस करते हैं तो आपको पता है कि कैपेसिटर्स जो होते हैं ये ओपन हो जाएंगे या शॉर्ट हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे सर। ओपन हो जाएंगे। अब जिसको इनके ओपन्स वगैरह ये इस तरह की चीज़ों का आइडिया नहीं है, उनके लिए बड़ी आसान सी चीज़ है, उस बुक वाले ने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है कि ओपन सर्किट के अंदर आपके पास ये जो इनपुट और आउटपुट साइड के कैपेसिटर्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। क्यों ओपन हो जाएंगे कि अगर मैं डीसी एनालिसिस कर रहा हूँ तो आपको पता है डीसी एक स्ट्रेट वोल्टेजेस होते हैं, एक फिक्स्ड लाइन होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड चेंज नहीं होते, फ्रीक्वेंसी ऐसे नहीं है कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। अच्छा, जब आप ये यस बात सर। करते हैं कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ 50 हर्ट्ज़, इसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब क्या है, क्योंकि मैं बिल्कुल एक बिगिनर हूँ, मुझे आज मैंने फ्रीक्वेंसी का नाम सुना है। ये 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी, इसका क्या मतलब होता है 50 हर्ट्ज़, क्या है इसका मतलब? 50 साइकिल्स हैं जो कि एक सेकंड में 50 एक साइकिल्स सेकंड के अंदर वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ साइकिल्स 50 हैं। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो साइकिल्स आपको वेव फॉर्म करीब करीब होती हुई नज़र आएगी या खुली खुली नज़र आएगी? सर करीब करीब होती नजर आएगी। करीब। अगर सर जैसे फ्रीक्वेंसी साइकिल को, बढ़ाएंगे कम होगी। जी, और अगर आप फ्रीक्वेंसी को कम कर दें तो वेव फॉर्म खुली खुली नज़र आएगी। यस सर। यस सर। मैं मतलब स्टूडेंट लेवल पे थोड़ा आपसे लोगों से सीखना चाह रहा हूँ, मुझे बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। सो ये कुछ चीज़ें हो रही हैं हमारे पास ना, फ्रीक्वेंसी मतलब इस तरह की हम चीज़ें कर। सो डीसी के केस के अंदर नंबर ऑफ़ साइकिल्स वगैरह की तो कोई गुंजाइश नहीं है, क्या ख्याल है, उसमें तो 0 हर्ट्ज़ होगा ना, यस सर। कोई साइकिल तो उसमें नहीं होता। एसी यस की मैं सर। बात करूँ, फ्रीक्वेंसी एफ इज़ इक्वल टू 0 हर्ट्ज़, ठीक है। और अगर आप फार्मूला देखें कैपेसिटेंस के केस में एक्स सी का, सो दैट इज़ 1/2 पाई एफ सी, ठीक है, यस ओमेगा सर। सी वगैरह के सेंस में जो आपके पास फार्मूला होता है, ठीक है। सो दैट इज़ 1/2 पाई एफ सी, ये वाला फार्मूला। यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी को पुट करें तो आपके पास जो इम्पीडेंस या जो वैल्यू कैपेसिटेंस वाली सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको जो एक्स सी मिल रही है, जो इम्पीडेंस मिलेगी, वो क्या बनेगी, इंफिनिटी। इन्फिनिटी, ठीक है।
यस आप जब आपके पास इनफाइनाइट आंसर आ रहा हो, रेजिस्टेंस जो होती है वो इन्फिनिटी कब होती है, या इम्पीडेंस इन्फिनिटी कब होती है सर्किट के अंदर, कब आपके पास रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस जो होती है मैक्सिमम? सादा सा ओपन केस है, सर्किट। ओपन सर्किट के केस में रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है, और जो आपके पास क्या उसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस मिनिमम होती है, वो बिल्कुल एक वायर की तरह ट्रीट हो रही थी। जो शॉर्ट सर्किट होता है वो बिल्कुल एक वायर है, तार जैसे होती है, आप एक सिरे से दूसरा सिरा जोड़ा हुआ, तो वायर के अंदर आप नॉर्मली क्या कहते हैं कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती है वायर की, लेकिन यू अज्यूम के जी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सो ओपन सर्किट के अंदर आपके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है और करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जब मैक्सिमम मज़ामत होगी करंट ने किधर फ्लो करना, ठीक है। सो यस सर। ये हमें एक आइडिया मिल रहा है कि आपके पास इम्पीडेंस, सो ये भी हमें बता रहा है कि कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या मतलब है, ओपन हो जाएगा ना, उधर चीज़ जाएगी नहीं, यस सर। ठीक। सो हमारे पास एक सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया। अब कुछ लोगों को ये सारी बातें करने से पहले अगर किसी को आइडिया दैट इज़ गुड कि कैपेसिटर के केस में ये चीज़ ओपन हो जाएगा, सो ये एक सिंप्लीफाइड बना है। ये जो वीसीसी है अगर मैं इसको लैदा कर दूँ तो एक वीसीसी इधर लगा दो एक इधर लगा दो, पैरेलल में है ना, तो आसान अगर मैं कर लूँ, यस सर। कर सकता हूँ ऐसे। कर सकते हैं सर। हाँ जी, बाकी इत्फाक करते हैं। यस सर। यस ठीक सर। है यस जी। सर। आप मुझे ये बताएं कि 4.3 में किसी को कोई इशू हो 4.2 से 4.3 के बनने में? नो सर। इसमें समझे आपका आधा चैप्टर तकरीबन इसी चीज़ पे निकल जाना है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाना, ठीक है। अब ये मेरे पास एक चीज़ बनी, अब मैंने इसको करना क्या है, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना। वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। कि एक मेरे पास वीसीसी से होता हुआ मैं बनाता हूँ, ये मेरे पास ना ये चीज़, ये रास्ता बन सकता है ना, ये जो मैंने रेड कलर का रास्ता बनाने की कोशिश की, यस सर। ठीक है। पहला रास्ता, एक रास्ता ये भी बन सकता है, ये वाला, क्या यस सर। करें? यस सर। दो रास्ते बन सकते हैं, चीज़ें थोड़ी थोड़ी आसान हो रही। अब इन दोनों रास्तों को बारी बारी देख लेते हैं, क्यों रास्ते बनाए, हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। हाँ जी, हाँ जी, पहला रास्ता नज़र आ रहा है, एक मिनट। यस सर। हाँ जी, पहला रास्ता आपको फिगर 4.4 में नज़र आ रहा है, यस सर। आधा आधा हिस्सा। हाँ जी, मैं इसको आधा हिस्सा क्यों कह रहा हूँ, हमेशा चीज़ों को नहा धो के दिखा करें। क्या फिगर की कैप्शन क्या है जी? बेस अमीटर लूप। अगर किसी को हो कि आधा टुकड़ा किधर गया, तो अभी वो खुद से ही आधे को डिस्कस कर रहा है, उसने तो क्लेम नहीं किया, क्या ख्याल है, उसने डीसी इक्विवेलेंट सर्किट तो नहीं लिखा, ठीक है। यस सर। तो लिहाजा परेशानी वाली बात नहीं। ये जो पिक्चर बनी है इसमें किसी को कोई एतराज़ वगैरह कि ये कैसे बन गई? नो सर। नो सर। ठीक। सो अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर मैं इसकी एक मिनट, roll lines, अगर मैं इस पर देखूं तो मेरे पास इक्वेशन में ज़रा लिखता हूँ। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूं तो ये जो एरो हिट कर रहा है, अगर मैं इसको यस कहूँ, सर। अब अगेन आपने जिस तरह से भी पढ़ा हो, अगर मैं इसको माइनस कहूँ थ्री कि डिग्री। एरो हिटिंग द नेगेटिव साइन, पूरा लूप चल रहा है ना, यस सर। और प्लस प्लस में आपके पास आई बी आई बी। आर बी, उसके बाद आर बी। जी, और यस प्लस सर। प्लस वी बी ई बी बी ई, इज ठीक इक्वल है, टू जीरो। इक्वल टू जीरो।
अब इसमें मैं एक और काम भी कर सकता हूँ कि मैं इसमें इसको चीज़ों को एक साइड पे रख लूँ और इसको मैं कह दूँ कि IB RB और प्लस BBE। अच्छा, ये ठीक हो गया। बुक वाले ने भी एक अंदाज से किया हुआ, कोई मसला नहीं, किसी को इसमें एतराज़ तो नहीं है? नो सर। नो सर। ठीक, नो ये सर। बिल्कुल बुनियादी सा लूप है, ये आना चाहिए। सर्किट के 2 कोर्स पढ़े हुए हैं, लेकिन चलें, फिर भी मैं सर्किट पे इत्तेफाक ही नहीं किया, मैं आपको बता दी। इसमें किसी को एतराज़, ये इक्वेशन किस तरह लिख दी गई है, नो कोई इशू सर। वगैरह? नो बुक सर। वाले ने भी लिखने की कोशिश की है, वो अंदाज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, VCC एक तरफ रह जाएगा। ठीक है जी। अब इसको एक और मेरा जो परखने का अंदाज़ होता है, उस सेंस में आपको थोड़ा बताता हूँ। वो अब नेक्स्ट लेवल की चीज़ है अहले ज़ौक़ के लिए, उसको मेरा डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, सपोज़ अब ये देखें, जब मैंने VCC लिखा ना, ये कुछ और बातें हैं, समझ आ जाएँ तो ठीक है, ना आए तब भी ठीक है। ये मुझे पता है कि ये डेसिपेशन हो रही है और ये सप्लाई है। ये भी KVL मुझे कहता है कि सप्लाई इज इक्वल टू डेसिपेशन, ये सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0, सप्लाई प्लस डेसिपेशन इज इक्वल टू 0, ये सप्लाई इज इक्वल टू डेसिपेशन। क्या ख्याल है? ये KVL ही है ना? यस सर। हाँ जी, बाकी इजरात यस है सर। KVL नहीं है? यस जी। सर। यस सर। यस सर, सो केवीएल है। अगर मैं इसको देखूं, ये मेरे पास सप्लाई, हाँ जी, ये सप्लाई थी, तो यहाँ पर डेसिपेशन होगी रजिस्टर के क्रॉस, और यहाँ पर आपके पास डेसिपेशन होगी, आपको 0.7 रिक्वायर था ऐसी, यस सर। और यहाँ पर आपके पास ड्रॉप होगा वोल्टेजेस। ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस किस तरह की है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिर मुझे वैसे भी पता चल रहा है कि ये वोल्टेजेस माइनस क्यों हुए, ऐड क्यों नहीं हुए, क्योंकि इनका पॉजिटिव और पॉजिटिव आपस में अटैच था, तो इस वजह से ये जब मैथमेटिकली इन्होंने माइनस ही निकलना था, अगर इनका पॉजिटिव नेगेटिव अटैच होता तो ये बजाय के माइनस होने के, बजाय के ऐड होने ड्रॉप होने के, ये ऐड हो जाने थे। ठीक है, तो ये कुछ हल्की हल्की मार्फत की बातें, छोटे लेवल की, बहुत बड़े लेवल की तो नहीं है, खैर छोटी छोटी बातें। अब अगर आपने IB यहाँ पे लिख दिया, IB कैसे लिख दिया, वो जो हमने इक्वेशन लिखी हुई थी उससे आपने IB IB लिख यहाँ दिया। पर IB किस तरह लिख दिया, IB को एक तरफ रख लें, बाकी सारी को आप दूसरी तरफ ले जाए, क्योंकि उसमें था क्या, VCC IB RB VB, 3 चीज़ें थी, आपने IB यस सर। निकाल। अब ये तकरीबन ओहम लॉ वाला सिनेरियो भी है। ओहम लॉ वाला कैसा सिनेरियो है कि आप इसके करंट में इंटरेस्टेड हैं सपोज, तो इसका करंट कैसे निकलेगा, इसके क्रॉस, ये एक और अंदाज़ है, 2 वोल्टेजेस हैं, तो आप क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे RB के क्रॉस, हाई पोटेंशियल यस माइनस सर। लोअर पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। हाई माइनस लो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो ये एक दूसरा अंदाज़ है कैसे हो गया। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि पूरी चीज़ में IB में क्यों इंटरेस्टेड था, हल्का फुल्का जहन इसमें लड़ाने की सर कोशिश करें। हाँ जी, IB में क्यों इंटरेस्टेड था, IC निकल तुक्का सकता है लगाने सर की इस कोशिश जगह। करें। IB में वो कह रहे हैं इंटरेस्टेड था, IC निकल सकता है। हाँ जी, बाकी यस सर। हजरात हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप्स बताएं ज़रा। IB से सर हम ये भी देख सकते हैं, लोड लाइन एनालिसिस। IB निकलेगा, IB से IC निकलेगा, बीटा टाइम्स IB, ये सारी चीज़ें जब आपके पास निकलेंगी तो इससे क्या हो रहा होगा, इससे आपके पास एक पॉइंट डिफाइन हो जाएगा। सपोज एक सर्टन IB, एक सर्टन IC, एक सर्टन ऑपरेटिंग पॉइंट, क्या ख्याल है, एक सर्टन यस सर। VCE, लोड लाइन एनालिसिस लगाऊं तो एक सर्टन क्यू पॉइंट्स, समझ ना बात, आप उधर ही जा रहे यस सर। हैं जिधर आप जा रहे हैं। अच्छा जी, सो अब आगे मूव करता हूँ मैं अपने चीज़ों की तरफ। अभी आधे टुकड़े को हमने डिस्कस किया था, पेस मीटर लूप लगाया था। सो अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि IB की वैल्यू आप RB को बदल के IB की वैल्यू जो है उसको चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं सर। अगर आपको
आई बी की वैल्यू के साथ प्लग एंड प्ले करना है, तो आप क्या करोगे? RB की वैल्यू को चेंज करेंगे। आर बी की वैल्यू उसको आप चेंज करते रहो। समझ लग रही बात? यस क्योंकि सर। आपने वी सी सी एक कॉन्स्टेंट बैटरी लगा दी और वी बी 0.7 था, तो आप आर बी के साथ प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ द बेस रजिस्टर आर बी यस सर। सेट्स द लेवल ऑफ बेस करंट फॉर द ऑपरेटिंग पॉइंट। सो अभी आधा लूप हुआ हमारा, आधा टुकड़ा अब आपके पास आ गया। इसमें किसी को एतराज़? ये आधा टुकड़ा वहाँ पर किस तरह से था, वहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपके पास ये इस पॉइंट के ऊपर VCC जुड़ा हुआ था। इस पॉइंट के ऊपर क्या चीज़ जुड़ी हुई थी? VCC। VCC। वी ऐसे ही था उधर। यस सर। ठीक है, ये चीज़ उसने अभी सिंपलीफिकेशन करके लगाई, इसलिए मैंने क्रॉस लगा के आपको सही वाली चीज़ पहले दिखाने की कोशिश की। ठीक है। सो अब ये इसको रीअरेंज ऐसे किया जा सकता है, क्या ख्याल? यस VCC सर। RC के साथ अटैच। इसमें किसी को एतराज़? अब अगला हाफ आ गया, कलेक्टर मीटर लो। नो सर। नो सर। ये चीज़ क्या थी? ये चीज़ ये थी। और ये चीज़ क्या कह रही है? ये चीज़ ये कह रही है कि VCC विद RC और प्लस और माइनस और VCE। ठीक है, वहाँ पर भी आपको ये रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। सो अगेन वो उसके बनाने का मकसद क्या है? लूप लगाएगा वो। यस सर। अच्छा जी, अभी आपको बस नेटवर्क आ गया, अब उस तरह लूप लगा लें। अब इस पे ये मैंने लगा के नहीं लगाने लगा, दिखाने लगा। सो आप जो है वो लूप लगा लें। लूप जो है अगेन आपको बता रहा है कि VCC जो इस केस में वो सप्लाई है और ये दो जो है वो डेसिपेशंस हैं। अच्छा, मैं अगेन बार बार आपको कहता हूँ, समझाने के लिए मैं मुख्तलिफ अंदाज़ अपना सकता हूँ बीइंग अ टीचर, लेकिन जब आप काम कर रहे होंगे तो आप KVL एक ठीक तरह से बुक वाला एक अच्छे बच्चों की तरह काम किया करें, ताकि फील हो के चीज़ जो है वो की हुई है। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली मोटिवेशन के लिए मैं कभी किस एंगल से शुरू हो जाता, कभी किस से, तो वो एक और फेज़ है। उसके लिए ये है कि फिर आप कुछ साल वेट करके पढ़ के टीचिंग लाइन में आ जाएं तो वो काम कर लें आप। अच्छा जी, सो आपने लूप लगा लिया। लूप के अंदर तीन चीज़ें आपको नज़र आ गई। अब यहाँ पर आप इंटरेस्टेड हैं VCE में। VCE में यस आप सर। क्यों इंटरेस्टेड हैं? बेसिकली एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या चीज़ होती है? VCE। क्या चीज़ थी एक्स एक्सिस के ऊपर? VCE। VCE। BCE। और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर क्या चीज़ थी? IC। IC। तो IC का आपने हल्का सा अंदाज़ा लगा लिया, किस तरह से? IB से। IB से कैसे लगा? बीटा टाइम्स IB से। सो IC का आपका अंदाज़ा लग चुका है। इस इक्वेशन से आप क्या करेंगे कि VCE को एक साइड पे कर फाइंड लें। करें। VCE यस को सर। एक तरफ रख लें आप। ठीक है। अब VCE की जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या आई है? VCC माइनस ICRC। ICRC। तो अब जिन चीज़ों ने पॉइंट IC। डिसाइड करना है, क्योंकि ग्राफ में पॉइंट कैसे आता है? आप एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट दे के किसी जगह पे डॉट लगा देते हैं, ऐसे ही है ना? छोटी क्लासों में ग्राफ यस सर। आपने किए हैं, इस तरह निकलती। यहाँ पे करना कराना नहीं है। सो अब ये बड़ी आसान सी बातें, ये आपको क्या कह रहा है? ये बड़ा इजी बातें आपको कह रहा है, नीचे देखने वाली बात है। विच स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर एमिटर रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन द फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन इज द सप्लाई वोल्टेज लेस द ड्रॉप अक्रॉस RC। अब ये बड़ी आसान आसान बातें कर रहा है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या ये कह रहा है। ये दो लाइनें क्या कह रही है? बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि ये जो VCE है, ठीक है, ये VCE टिक मार्क लगा दिए इसमें। ये क्या होगा? सप्लाई चलेगी, जितना ड्रॉप हो गया, बाकी किसको मिल जाएगा? VCE को। सप्लाई चली, यस सर। रास्ते में यस सर। ड्रॉप आया, और जो रिमेनिंग चीज़ थी वो VCE को मिल गई। ठीक कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। बड़ी आसान सी चीज़ें पढ़ते रहेंगे समझ आते। अब VCE क्या होता है? अगर VCE की सब्सक्रिप्ट्स को मैं थोड़ा ओपन करूँ तो ये ठीक है बात? VCE इज इक्वल टू VCE माइनस VE। हाँ जी, यस सर। 4.7। यस सर। ठीक है। अब मुझे आपने ये बताना है कि इस सर्किट, ये जो हम इस्तेमाल करें सर्किट, इसमें VE की वैल्यू क्या है? VE
जी 0 वोल्ट सर। V 0 वोल्ट ग्राउंड के साथ अटैच है। V आपके पास 0 वोल्टेज। सो हाँ जी, V आपके पास क्या है जी? 0 वोल्ट। 0 जब वोल्ट। V 0 वोल्ट होगा तो 4.7 क्या बन जाएगी? V VCC 0 होगा तो VCE 4.7 क्या बन जाएगी? फिर से देखें जी, 4.7 में V जब 0 होगा तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? सर सिंपल VC रह VC जाएगा। is equal to VC, VC इक्वल टू VC। दोनों अच्छा, इक्वल हो अब मैं जाएंगे। 4.9 को पढ़ने लगा हूँ। ये ठीक लिखा हुआ है, VB इज इक्वल टू VB माइनस V। क्या था VB? क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेस और मीटर का, तो इसको ठीक लिखा हुआ है 4.9 इज यस Yes करेक्ट, सर। sir. या इसमें कोई मसला यस चेंज सर, कर लें इसको? हायर माइनस लोअर। अगर आप कोई Yes sir. इक्वेशन चेंज भी करवाना चाहते हैं ना, तो ऑथर की ईमेल आईडी और वो एड्रेस है, हम उस पर उसको सजेशन के तौर पे चेंजेस का भी कह सकते हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक वगैरह Yes हो sir. तो नेक्स्ट वर्जन में आपका नीचे नाम आ जाएगा, कर्टसी मुकर्रम मोइज़ शाम अब्दुल रहीम रऊफ़, सारे ये इनका नाम नीचे लिखा होगा कि ये जी सर रज़ा पैसे फैज़ वगैरह और नहीं दो टाइप के फैसल रहीम हैं। मैं क्या कुछ एक तो तेरा पैसे दोस्त वगैरह है अब्दुल रहीम रऊफ़, एक तो तेरा दोस्त है फैसल, किसी एक फैसल से पूछना कि सर क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, सो वी बी इज़ इक्वल टू, चलें जी, ये 4.10 से भी इतफाक़ है या इसको चेंज करवाएं फ़ोन करके? ये 4.9 और तो सही 4.10 सही ठीक है। Yes sir. यस सर। सही है? यस सर। वजह क्या बनी? सर VE 0 है। वही 0 है। क्या है फिर वी जब जीरो रीज़न पुट क्या करना है तो मुझे? वी भी। जी सर। अच्छा, चलें जी, ठीक है। अच्छा, बुक जो जो मैं बुक की अक्सर कहता हूँ कि बुक मुझे क्यों पसंद है, ये देखें बुक वाला किसी चीज़ को नहीं छोड़ता, आपको केवीएल लगा के बता रहा है, ये चीज़ देखें, लैब का पोर्शन भी कवर कर रहा है पीछे। कि आप लैब में होंगे तो आपने वीसी कैसे मेजर करना है, एक सी पे पॉजिटिव टर्मिनल रख लें, ई पे उसका नेगेटिव टर्मिनल रख लें, ये देखें उसने लगा के आपको बताया वो, ये यस सर। Yes sir. ठीक है। सी पे रख लें पॉजिटिव, ई पे रख लें नेगेटिव, वीसी आ गया। फिर उसने कहा कि नहीं, बच्चों को एक और अच्छी बात बताता हूँ, उसने कहा अगर वीसी आपको फाइंड आउट करना हो तो आप एक कलेक्टर पे पिन रख लें और एक ग्राउंड पे रख लें। क्या ख्याल? कोई एक यस सेपरेट सर। Yes ग्राउंड sir. एक ले लें, जिसको जिसको कि आप पहुँचों कि आपका भी ग्राउंड है सेम या सो, बड़े तरीके से आपको चीज़ें, तो अब आपको समझ लगी कि हम ऑपरेटिंग पॉइंट के अंदर दिलचस्पी लेते हुए क्या कुछ निकाल रहे थे और ये सारी चीज़ें क्यों हमने फाइंड आउट की। यस सर। अब समरी बताएं कि बात हम कर रहे थे एक ऑपरेटिंग पॉइंट की, सुन लगी बात की। सो वो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो, अगर मैं इसको इन क्विक वे किसी एक एग्जांपल में देखूं, अगर ये आप देखिए उसने कहा हुआ फिगर 4.7 की फिक्स प्राइस कॉन्फ़िगरेशन में ना आई बी क्यू फाइंड आउट करो। ये क्यू क्यू क्यों साथ में आ गया, इनसे क्या मुराद? आई बी का तो मुझे पता था, ये आज आई बी क्यू आ गया, आई सी क्यू आ गया, ये पहले भी आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे क्यू जो आ जाता है बीच में यस मिड सर। टर्म के सिलेबस में। सर ये जी, Constant point. कॉन्स्टेंट। क्यू पॉइंट्स के Constant ऊपर point आपके था। पास, क्यू पॉइंट के ऊपर आपके पास जो सी, अच्छा ये आपके पास सर्किट है, इसमें आप आई बी आई सी वी सी वगैरह निकालोगे, देखें कितना आसान काम है। यस सर। ये Yes देखिए sir. किस तरह से, ये देखिए मैं आधे लूप को लिखने लगा हूँ। हाफ लूप लग गया, आई बी आ गया, यस सर। Yes sir. कैपेसिटर ओपन फॉर द डीसी एनालिसिस, यस सर। यस सर। जी लूप लग गया, लूप के अंदर आई बी इज़ इक्वल टू, ये देखिए मैं आई बी इज़ इक्वल टू क्या वी सी सी, इसको को रटा लगाने वाली बात नहीं, मैंने आपको बगैर रटा के बता रहा हूँ, वी बी ई और डिवाइडेड बाय आर बी, ऐसे ही है।
यस कुछ कर सर। नहीं Yes, रहा। sir. और आई बी के साथ अगर मैं बीटा टाइम्स आई बी कर दूँ, क्या मुझे तो मिलेगा आई सी इसका? आ जाएगा, आई सी। आई सी, ठीक है। और वी सी ई के लिए, वी सी ई के लिए आप क्या काम करेंगे? वी ये सी ई दूसरे के पे लिए जो क्राइटेरिया है वो, लगाएंगे। वी सी ई के लिए ठीक है, आप कहेंगे कि सप्लाई जो है वो चलती हुई आई, और जो ड्रॉप हो गया आर सी के क्रॉस वो निकल जाएगा बीच में, और बाकी मुझे, ठीक है, सर्किट सॉल्व हो गया, कोई इशू वाली बात ही नहीं। अच्छा, अब आराम सुकून से, इसको मैंने क्यों कहा हाफ चैप्टर है, कि अगर मेरे पास यहाँ पे सपोज वो कोई रजिस्टर लगा दे तो मैं लूप के अंदर उस रजिस्टर को भी ले आऊँगा, क्या ख्याल? जब मैं लूप यस लगाऊंगा सर। तो मैं उसके अंदर उस रजिस्टर को भी ले आऊँगा, अगर उसके साथ कोई और लगा देता है मैं उसको भी ले आऊँगा, अगर यहाँ Yes, पे भी sir. लगा देता है कोई रजिस्टर, तो जब लूप लगेगा वो मैं ड्रॉप करता रहूँगा, सर्किट तो मैंने पढ़ा हुआ, क्या ख्याल? यस ठीक है, सर। आगे हम सीखेंगे मेन चीज़ों। सो ये सारी चीज़ें वी सी ई, वी बी, वी सी, कोई इतराज़ तो नहीं इनमें? नो सर। उसने एक वी बी सी भी लिख दिया, वी बी सी क्या होगा? वी बी माइनस वी सी, यस सर। ठीक है। सो अब आपके पास, अच्छा एक और मजे की बात, ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैं आपको अक्सर कहता हूँ गौर से पढ़ें, ये आपने डी पॉइंट मुझे बताना है, मुझे नहीं समझ आई, मैं जब पढ़ रहा था मैंने कहा स्टूडेंट से जब लेक्चर लेंगे तो ये मुझे थोड़ा समझा देंगे, बड़ा मुश्किल सा लग रहा था, शायद आप आसानी कर दें। इसके नीचे कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, वी बी सी की उसने वैल्यू फाइंड आउट, पहले बताएं कि एम्पलीफिकेशन के लिए बेस मीटर फॉरवर्ड रखते हैं या रिवर्स रखते हैं? एम्पलीफिकेशन के लिए बेस मीटर क्या होगा? फॉरवर्ड रखते हैं सर। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड सर। सर फॉरवर्ड फॉरवर्ड बेस। रखते हैं। बेस और कलेक्टर क्या होगा? रिवर्स रिवर्स। बाइस। बस बस होगा। अच्छा, ये जो हाईलाइट किया ये पॉइंट पढ़ के मुझे समझाएं जरा, ये बॉक्स जो हाईलाइट किया, चलो पढ़ें। वी बी सी की आपने वैल्यू निकाली, कोई नेगेटिव में आंसर आया, उसने इससे कोई और बात निकाली, ये बताएं जरा। ये सर वो उसमें ये ये कहना लिखे, ये चाह रहा जो है कि नेगेटिव लिखे है इसका मतलब यही है कि रिवर्स बाय सही है। वो वी बी सी जो उसने फाइंड आउट किया है, वी बी माइनस वी सी, जब उसने आंसर निकाला है तो नेगेटिव आंसर आया, और इसको वो कह रहा है रिवर्स बाइस, ये कैसे पता चल गया उसको? वो पॉजिटिव आंसर आ जाता तो फिर नहीं होना था रिवर्स बाइस। सर इतने वोल्ट है मेरे ख्याल से, इसको रिवर्स बाइस में हम इतने वोल्ट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अच्छा, और कोई रिकमेंड इस पे? सर कलेक्टर के इसमें या पोटेंशियल ज्यादा है ना बेस से, इस वजह से ये मतलब कि ठीक रिवर्स है, बाइस है, ठीक है, तो रिवर्स बाइस ठीक के ऊपर ये मैं ठीक है। एम्पलीफिकेशन देगा। अच्छा, ये वाले पॉइंट को, आखिरी वाले को मैं एक्सटेंड करता हूँ जरा आगे, जिसने भी लास्ट में बताया ये ठीक कह रहे हैं। आपने बेसिकली जब वी बी सी लिए तो वी बी सी लिखने का अंदाज़ ये बता रहा है, जवाब अभी नहीं आया, मुझे क्या पता कि आंसर क्या आएगा। वी बी सी मुझे बता रहा है अभी, ये सिर्फ बात को देख के कि वी बी हायर पोटेंशियल पे और वी सी लोअर पोटेंशियल पे, इक्वेशन यही बता रही है, वी बी इज़ यस एट सर। हायर Yes, पोटेंशियल sir. और वी सी इज़ एट लोअर पोटेंशियल, ये इक्वेशन से यही मुराद है। हाई पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हाँ हाई लो आपकी आगे गलत भी निकल सकती है, कुछ और भी हो सकती है, लेकिन अभी तक यही मुराद है कि बी इज़ एट द हाई पोटेंशियल और सी इज़ एट द लोअर पोटेंशियल। Yes, तो जब sir. आपने ये हाई और लो की नोटेशन रख ली है तो इसका आंसर भी फिर ठीक आना चाहिए, इसका आंसर प्लस में ही मुझे मिलना चाहिए ना, यस सर। अगर ये Yes, मेरी sir. नोटेशन ठीक है। अगर देखें आप 100 में से 50 माइनस कर रहे हैं तो वो माइनस में आंसर कैसे आ सकता है? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करें तो कभी आंसर नेगेटिव में आया? नो सर। No, sir. ठीक चीज़ है, ठीक आंसर आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या मामला आते हैं, यहाँ पर आंसर देखें क्या है? So नेगेटिव। negative 6.13 volt. वीसी यानी सर हाई नेगेटिव पोटेंशियल है। आंसर आया वो नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि जो
सब्र। अब ये जो नेगेटिव आया हुआ ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि जो आपने डायरेक्शंस ली थी वो डायरेक्शंस रिवर्स हैं या वो डायरेक्शन कुछ और है, या जो आपने सोचा था कि बी इज़ एट हाई और सी इज़ एट लो, ये ऐसे नहीं है। ये कैसे है कि बी लो पोटेंशियल पे है और सी जो है वो हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल। हाई आप यस जो सर। डायरेक्शन ज्यूम कर रहे हैं उसका Yes. आंसर नेगेटिव में है, वो रिवर्स के अंदर आया हुआ। समझ लगी ना बात? जैसे आप Yes, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अगर कोई डायरेक्शन ऑपोजिट ले लेते थे तो आपके पास आंसर जो होता था उसके साथ माइनस आ जाता था, जैसे हीट इन आउट को सॉल्व करते हुए कभी कभार। ठीक है, सो आपने ये अज्यूम किया था कि बेस जो है दैट इज़ एट हाई पोटेंशियल एज कम्पेयर टू द कलेक्टर, लेकिन जो आंसर हमें बता रहा है वो ये है कि कलेक्टर इज़ एट हाई पोटेंशियल। कलेक्टर क्या है? वो हाई हाई पोटेंशियल पोटेंशियल। पे हाई है, पोटेंशियल, और जो बेस है वो किस पे है? लोअर लो पोटेंशियल। पोटेंशियल। वीबीसी ऑपोजिट पोलैरिटी उसकी जो है नेगेटिव आंसर उसका क्या बता रहा है आपको कि ये बजाय के पॉजिटिव आंसर आने के, ये आपके पास जो रिवर्स में आंसर आ रहा है। जैसे आपको अच्छी तरह पता है कि +2 वाली बैटरी का क्या मतलब होता है, -2 वाली बैटरी का क्या मतलब। सो और एम्पलीफिकेशन में आप यही डिमांड नहीं होता कि बेस और कलेक्टर रिवर्स बाइस हो और बेस और मीटर फॉरवर्ड बाइस हो। वीबी का आंसर किस यस तरह का? सर। वीबी की क्या वैल्यू है? वीबी की 0.7 ही है क्या? क्या यस सर। वीबी 0.7 है की सर। अगर Yes, sir. -0.7 हो तो वीबी तो नहीं चलेगा क्या? वीबी -0.7 हो तो नहीं ना काम चलेगा। नो, नहीं चलेगा सर। वो फॉरवर्ड की बजाय किस में चला जाएगा? रिवर्स पे। रिवर्स बाइस में। अब इसमें ये सारी बात पे एंड पे सारा टाइम लगाने का मतलब ये था कि अगर आप चाहते तो आप ये जो 2 लाइंस हैं उनको स्किप भी कर सकते हैं। किस तरह से? न्यूमेरिकल हो गया, आपको इतनी डीप थिंकिंग तो नहीं ना पता चलनी थी, न्यूमेरिकल नो सॉल्व सर। हो गया। अब आप बुक के अंदर बुक वाले का अंदाज़ देखें कि आपको उसके अंदर थ्योरेटिकल, उसके अंदर रीजनिंग भी है, उसके अंदर सर्किट्स भी हैं, उसके अंदर लूप्स भी हैं, उसके अंदर केवीएल्स भी हैं, उसके अंदर डिस्क्रिप्शंस भी है, उसके अंदर लेबॉर्ट्री वर्क भी है। ठीक है, सो ऑब्वियसली जब ये बुक या इस तरह की चीज़ या कोर्स आउटलाइन इस तरह की चीज़ कोई मेंशन की जाती है ना, तो वो एक बैकग्राउंड के साथ वहाँ पे मेंशन की जाती है। यस सर। अब मल्टीपल बुक्स हैं, मतलब सपोज किसी कोर्स की, तो हर टीचर को या किसी भी इंस्ट्रक्टर को जो थोड़ी रीज़नेबल लगती है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। समझ लगा? अदरवाइज़ तो लोग ये हो ना कि एक पीडीएफ के फॉर्मेट में एक अपलोड कर दो और उसको देख देख के रीडिंग कर दो, तो ये इतनी आसान चीज़ें नहीं होती जितनी हमें बाहर से नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये एक हमने कॉन्फ़िगरेशन अभी की है। अगली दफ़ा इसके साथ मैं लोड लाइन को ये लगाऊंगा, ये जो चीज़ है, यस सर। ये मेन जो इक्वेशन थी उसके 2 पॉइंट्स मैं अगली दफ़ा निकालूंगा, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, और फिर उस ब्लैक लाइन को मिलाऊंगा और ब्लैक लाइन आज वाले आंसर्स को जहाँ पर टच कर जाएगी। अब आपको पता चला ये आई बी क्यों फाइंड आउट किए हैं, आई सी क्यों यस फाइंड सर। आउट Yes, किया sir. है, वी सी क्यों फाइंड आउट किया। बात समझ लगी? यस सर। Yes, sir. जब मैं अगले लेक्चर में लोड लाइन की वैल्यूज़ निकालूंगा तो जहाँ पर इन आई बी आई सी वी सी को देख के जहाँ पर ये टच कर जाएगी वो मेरा क्वेश्चन पॉइंट होगा। और अब हर अगली दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगी, काम नहीं बदलेगा, क्यू पॉइंट ही निकालूंगा, वैल्यूज़ ही निकालूंगा, लेकिन हर कॉन्फ़िगरेशन में मैं ये देखूंगा कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ये चैप्टर की समरी थी। आज का जो लेक्चर है इसको आज ही मैं इसको ऑब्वियसली अपलोड कर दूंगा। तो आज का जो लेक्चर है ये सारों ने रिवाइज़ करना है। अगले जब आप लोगों ने मेरे पास मंडे वाले दिन जो लेक्चर लेना है मैंने उसमें क्लास पार्टिसिपेशन नोट करनी है। ठीक है, सारों ने आज के लेक्चर को Yes. सुनना है और बार बार इस चीज़ को देखना है, और अगले लेक्चर में मैंने आप लोगों की पार्टिसिपेशन को बीच में इन्वॉल्व करना है। ठीक है, सर Okay, sir. इसमें ये जो स्टेबल पॉइंट है इसके ऊपर मैक्सिमम तो नहीं हमें मिलेगी आउटपुट? क्या होगा? स्टेबल जो पॉइंट होगा इसके अंदर, उसके अंदर हमें मैक्सिमम आउटपुट तो नहीं मिलेगी? अच्छा, देखिए दो तीन चीज़ें हैं। आप बेसिकली क्यू जो पॉइंट है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। ये देखें ना, ये एक ब्लैक कलर की लाइन लगी है, इसको मैं ये जो मैक्सिमम ये मिनिमम चाह रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कैसे? ये एक क्यू पॉइंट के ऊपर मैंने दायरा लगा दिया। अब आप अपने जहन में ले आएँ कि आप चीज़ क्या चाहते थे, आप इस पे क्यों काम करना चाहते हैं।
आप इस पॉइंट पर क्यों काम करना चाहते हैं या आप इस पॉइंट पर क्यों करना चाहते हैं। आपके माइंड में ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज़ होगी कि ये वोल्टेज है, ये करंट है, ऐसी मेरी वेवफॉर्म बने, यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ पे, ये सारी चीज़ों की बेस के ऊपर फिर आप कोई ना कोई काम कर रहे थे। वो किस तरह से, अगर आप इस पॉइंट में इंटरेस्टेड है, मैं इस पर टिक मार्क लगा दी, तो आप क्या करें कि आप आर बी ऐसी सिलेक्ट करें कि ये आई बी निकल आए, समझ लगी बात की। और बीटा या आर बी या आई बी ऐसा सिलेक्ट करें कि ये आपके पास आई सी आ जाए। और आप लोग ऐसा आर सी सिलेक्ट करें कि आपके पास एस सी बी सी निकल है, आपके पास पॉइंट बदल गया। अब ये आपने क्यों किया था, ये आपको आइडिया। यस मैं सर। टिक मार्क लगा देता हूँ ये, ठीक है, ये वाला टिक मार्क, ये काफ़ी सारे लगाई जा रहे। आप ऐसा आर बी सिलेक्ट करें, ये आई बी निकल है, ऐसा बीटा, ऑब्वियसली जब आई बी आ गया बीटा एक फिक्स्ड वैल्यू, आई बी खुद ही आई सी को निकाल देगा, आई सी इक्वल टू बीटा टाइम। फिर आप ऐसा आर सी सिलेक्ट करें, ये भी आपने बेसिकली ये सीखा कि आप अपनी मर्जी का कोई भी क्यू पॉइंट निकाल सकते हैं अनटिल अनलेस कि आप एक्टिव रीजन में रहें और अनटिल अनलेस कि आप अपनी डिज़ायर स्पेसिफिकेशंस को चेंज ना करें, ठीक है। और इसमें जो स्टेबल का वर्ड है वो सिर्फ यही है कि जो वेरिएशंस आती हैं टेम्परेचर की वजह से या किसी और वजह से, वो आपके सर्किट के ऊपर असरअंदाज ना हो। स्टेबल का लफ्ज़ सिर्फ इतनी बात बता रहे हैं, समझ लगी बात। यस सर। यस सर। तो ये चीज़ है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, और आप इसको रिवाइज करें अच्छे से, इसकी मैं रिकॉर्डिंग लगा सर दूँगा वो और उसको मेक अटेंडेंस श्योर भी आज करना है। सर ये अटेंडेंस रहेगी। अटेंडेंस लगा लूँगा बड़ी अच्छी तरह, पता ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।